गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक संचयन का जो अंतिम अध्याय है, अध्याय 6 दिए जल उठे, इस पाठ को हम पढ़ेंगे। और इस पाठ को, दिए जल उठे पाठ को मधुकर उपाध्याय जी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया है। तो पाठ में आगे बढ़ने के पहले मैं ये बता दूं कि जो पाठ है ये वो अंश है जब महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई थी, तो उसी पे आधारित धुंधले पश्चिम नामक ये रचना से ली गई है। इसमें 19 मार्च 1930 के दिन घटी घटनाओं का वर्णन करते हुए रास में पटेल की गिरफ्तारी तथा गांधी जी की दांडी यात्रा संबंधी ये सारी चीजें वर्णन है इसमें। घनी अंधेरी रात में गांधी जी को नाव से सागर पार कराने के लिए लोगों द्वारा किए गए प्रयास जो थे वो पाठक ने उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ वर्णन किया है। तो पाठ में आगे बढ़ेंगे। दिए जल उठे, मधुकर उपाध्याय जी। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। उन्होंने वहां भाषण नहीं देना था उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट से ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया। निषेधाज्ञा मतलब कि वहाँ जो भी ये हो रहा है, जो भी सत्याग्रह के लिए यहाँ वहां पे मीटिंग की जा रही है, उसको मना करने का आदेश हो गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। तो जैसा कि हम पाठ में देख सकते हैं कि मधुकर उपाध्याय जी ये बताते हैं कि दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल ने 7 मार्च को रास पहुंचे थे, उसके सिलसिले में वहां उन्होंने लोगों ने आग्रह किया कि 2 शब्द बोलिए, तो उन्होंने 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। और उन्होंने अभी स्टार्ट ही किया था, अभी शुरू ही किया था कि भाई और बहनों के आप लोग सत्याग्रह के लिए तैयार हैं। इसी बीच वहां का जो मजिस्ट्रेट होता है वो ये जो सामूहिक इन लोगों का रैली हो रही थी, उसको मना करने का वहां पे आदेश हो जाता है, उसको खत्म करने का आदेश हो जाता है। और इसके पीछे का एक ये कारण था कि पटेल ने जो ये कलेक्टर था उसको अपने पिछले आंदोलन में अहमदाबाद से भगा दिया था, जिसका बदला उसने उसने यहाँ पे लिया। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दे। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत ही ज्यादा क्षुब्ध थे, बहुत ज्यादा नाराज थे, अशांत थे। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है और वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। जैसा कि तारीख जो निश्चित थी, उस निश्चित तारीख से पहले अब ये हम लोग तैयारी कर सकते हैं। जब महात्मा गांधी ने ये सारी बातें सुनी, तो जब सरदार पटेल को जब सजा देने के लिए जब जज के पास ले गया गया, तो जज समझ नहीं पा रहा था कि इनको किस अपराध की सजा दी जाए। इन्होंने अपना अपराध कबूल तो किया, लेकिन सजा किस बात की दी जाए। बहुत सोच समझ के फिर उसने सजा मुकर्रर की, 500 रुपये जुर्माना और 3 महीने की जेल। और फिर उनको साबरमती जेल ले जाया जाने लगा, जो कि साबरमती आश्रम में गांधी जी को पटेल की गिरफ्तारी और इनका पता चलता है, तो वो बहुत अशांत और बहुत ही नाराज हो जाते हैं। फिर वो दांडी कूच की जो तारीख थी, उसको बोलते हैं कि अब उस तारीख से पहले ही हम इसके लिए रवाना हो सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जितने लोग थे उतने लोग अपने अपने हिसाब से लगा रहे थे कि रास्ते जेल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कब वो आश्रम के पास पहुंचेंगे। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी।
लगता है पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक छोटी सी मुलाकात। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों और गांधी से कहा, अब मैं चलता हूँ, आपकी बारी है। तो जब इनकी गिरफ्तारी हुई, पटेल की गिरफ्तारी हुई, तो देश में बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया हुई। तो फिर गांधी जी ने भी ये निश्चय कर लिया कि अब ये जो यात्रा है वो अब शुरू की जाएगी, और वहां पे लोग पटेल का एक दर्शन पाने के लिए वहां पे इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए, क्योंकि उनको पता था कि जेल जाते समय बीच में ये साबरमती जो आश्रम है, ये वहां पे गाड़ी वहीं से निकलेगी। गाड़ी रुकेगी कि नहीं रुकेगी इसके बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन गाड़ी रुकती है। ये पटेल का ही रौब था, उनका ही ये अपना व्यक्तित्व था जिसकी वजह से वहां पे गाड़ी रुकती है। फिर गाड़ी से उतरकर पटेल आके आश्रम वासियों से और गांधी जी से मिलते हैं और बोलते हैं कि अब मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो गिरफ्तार कर लिया गया, अब आपकी बारी है, आपको ये आंदोलन करना पड़ेगा। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया हुई, बहुत ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई। बहुत ही आलोचना की गई कि बिना कोई कारण के, बिना किसी केस के, बिना किसी प्रस्ताव को पेश किए ये मुकदमा किस तरह से किया गया, इनको जेल किस तरह से भेजा गया। प्रस्ताव लेकिन पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो ये बात किसी को अच्छी नहीं लगी, किसी को ये पसंद नहीं आई कि गिरफ्तारी इनकी कर ली गई, और वो भी इनको मतलब कोई भी ऐसा अपराध भी नहीं था। इन्होंने बस अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की थी, जो कि एक हमारी संवैधानिक आज़ादी है जो हम कर सकते हैं, और भारत सरकार ने अगर इनको ऐसा जेल कर दिया है तो इसके बहुत ही ज्यादा गंभीर परिणाम होंगे, ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना ने इनके बारे में कहा। गांधी के राज पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में फिर भी कोई कमी नहीं थी। तो जब गांधी जी रास पहुंचने के समय उनका जब वो था, तो उस समय वही कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। तो लेकिन जो सत्याग्रही थे, जो इन लोगों के साथ आंदोलन में भाग लेने वाले लोग थे, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी कि अगर बाई चांस गांधी जी की गिरफ्तारी होती है तो कूच की अगुवाई, मतलब वो ग्रुप की अगुवाई, उस समूह की अगुवाई कौन करेगा। अगर गांधी जी ही हमारे लीडर हैं, नेता हैं, और उनको ही गिरफ्तार कर लिया गया तो उनकी जगह पे अब्बास तैयब का नाम आया कि अगर बाई चांस गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो अब्बास जो है वो कूच की अगुवाई करेंगे। फिर धीरे धीरे ये लोग ये आश्वस्त हो गए कि गांधी जी को अब शायद नहीं पकड़ा जाएगा, इसलिए फिर भी लोग डर रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकपुरा और उससे सटे गांव देवड़ में है। दरबार लोग रियासतदार होते थे। तो दरबारी लोग एक तरह का समूह है, एक तरह का जो कह सकते हैं कि अपने अपने नियम कानून को मानने वाले दरबारी लोग। तो वहां से शुरू हुआ। तो उसमें सबसे आगे गोपाल दास और रविशंकर वहां पे मौजूद थे। गांधी जी ने अपने भाषण में दरबारों के बारे में उनका खास तौर से उल्लेख किया था। तो कुछ दरबारी जो थे वो रास में भी रहते थे,
और लेकिन उनकी मुख्य बस्ती थी वो कनकपुरा और उससे आसपास जो गांव थे वहां पे थे। जो दरबारी लोग होते थे वो काफी रियासतदार होते थे, मतलब बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी उनको पसंद आती थी, बहुत ही ज्यादा सुख समृद्धि में रहना चाहते थे। उनकी साहबी थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी, एक तरह का राजपाट था। दरबार सब छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी ने कहा इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। तो इतनी सुख सहूलियत होने के बाद उन्होंने अपना सब कुछ त्याग के और वो आ गए इन लोगों के आंदोलन में, इन लोगों के साथ अपने देश की आजादी के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और सब कुछ अपना त्याग दिया। तो गांधी जी ने ये बोला कि इनसे त्याग और हिम्मत सीखना चाहिए कि इतने ऐशो आराम की जिंदगी होने के बाद भी ये लोग हमारे साथ लगे हुए हैं और देश की आजादी के लिए अपना इन्होंने सब कुछ त्याग रखा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जैसे कि कमेटी की बैठक 21 मार्च को प्लान थी पहले से। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना अभी कठिन है, कि अभी वो नहीं आ पाएंगे। उस बैठक में जवाहरलाल नेहरू को कुछ सहयोग चाहिए होगा, कुछ विचार अपने साझा करने होंगे गांधी जी से, लेकिन गांधी जी ने बोला कि नहीं अभी मिल पाना कठिन है और उन्होंने एक पत्र लिखा, तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उस समय जहां भी रहूंगा संदेशवाहक तुमको वहां तक ले आएंगे। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने परखे मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी यह प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। उन्होंने अपनी चीजों को जवाहरलाल नेहरू को ये अपने पत्र के माध्यम से बताया। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी ने दांडी को शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे। मतलब उन्होंने ये पहले से तय कर लिया था कि वो अपनी जो ये यात्रा है वो वहीं से शुरू करेंगे जहां पे ब्रिटिश आधिपत्य यानी ब्रिटिशर्स का आधिपत्य ज्यादा है। ठीक है, तो इनके साथ इनके आंदोलन में आने से पहले जितने भी जो मुखिया थे, पुश्तैनी मुखिया या पटेल लोग थे, उन लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया था ताकि किसी को भी इस आंदोलन में भाग लेने के लिए कोई बाधा ना हो। इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग के पूरी स्वतंत्रता के साथ इस आंदोलन में भाग लेने के लिए स्वीकार किया था। किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे, लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। तो इन्होंने तय किया था कि ब्रिटिश आधिपत्य से ही उसी भूभाग पे जाएंगे, किसी राजघराने में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी इनको बड़ौदा की रियासत जो कि मशहूर हुआ करता था उस समय, वहां से जाना पड़ा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो इनकी जो ये यात्रा थी वो काफी लंबी हो जाती, 20 किलोमीटर लंबी यात्रा हो जाती, यानी समय ज्यादा हो जाता, जो यात्रा का एक समय निर्धारित था उससे ज्यादा टाइम लग सकता था। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। रास की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोग थे, यानी कि जो आबादी थी उससे कई गुना ज्यादा लोग। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। यानी कि जो पटेल को गिरफ्तार किया गया वो आपकी हमारी सेवा के पुरस्कार के रूप में उनको मिला है। सरकारी नौकरी से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने तो इस्तीफा दे दिया था कि वो पूरी स्वतंत्रता से इस आंदोलन में भाग लेंगे, लेकिन कुछ लोग थे जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए इस्तीफा नहीं दिया था और वो इस आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहते थे। तो गांधी जी ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो गंदगी पर मक्खी की तरह अभी भी चिपके हुए हैं
और वो अभी भी इस आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं और अभी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं, सरकारी नौकर बने हुए हैं। उन्होंने कहा, आप लोग जब तक गांवों को चूसने में अपना सहयोग देते रहेंगे, सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें नहीं खुली हैं? यानी कि उन्होंने ये कटाक्ष किया उन लोगों के बारे में जो कि अभी भी सरकारी नौकर बने हुए हैं और सरकार जिनने जो लूट मचा रखी है उसमें अपना पूरा सहयोग दे रखा है। गांधी ने राष्ट्र में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अब फिर बादल घिर आए हैं, या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को भी लज्जा आएगी, सरकार को भी शर्म आएगी। राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो क्या उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? मतलब इन्होंने बोला कि मुझे जो सजा मिलेगी वो मुझे वो मंजूर है कि चलो ठीक है, लेकिन मुझे गिरफ्तार करके ना सरकार को भी शर्म आएगी, क्योंकि अगर मैं इतना धर्म को मानने वाला, देश के लिए आंदोलन करने वाला, अपने देश को बचाने वाले के लिए अगर मुझे ऐसी सजा देंगे कि मुझे जेल कर देंगे, तो वो उन लोगों का क्या जो राजद्रोही हैं, जो अपने राज्य से धोखा कर रहे हैं, उनके लिए किस तरह की सजा मुकर्रर की जाएगी? और अगर मैं अपने आप को राजद्रोही मान लूं तो मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? ये बार बार इनके मन में ये ख्याल आता है और ये सोचते हैं कि वो सरकार के सामने ये प्रश्नों को रखेंगे। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकपुरा पहुंचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि जो मही नदी है वो कब और कैसे पार करेंगे, जो कि थोड़ी सी बड़ी नदी थी। तो आशंका थी कि वो कब पार किया जाएगा, कैसे पार किया जाएगा। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। कनकपुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी, स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। मतलब 105 साल की एक बूढ़ी औरत, उसको भी कहीं न कहीं स्वतंत्रता प्यारी थी और उन्होंने तिलक लगाते हुए ये कहा कि गांधी जी, स्वराज, स्वतंत्रता जरूर लेके आइएगा। गांधी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकपुरा पहुंचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। वातावरण ऐसा था, माहौल ऐसा था कि थोड़ी देरी हो गई, जिसकी वजह से जो कार्यक्रम था, जो पूर्व निश्चित था, उसको थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया। जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया। उस जनसभा में उन्होंने जो अभी शासन चल रहा था, इसको कुशासन कह सकते हैं, उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस राज में रंक से राजा तक सब दुखी हैं। राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है, नाचने को तैयार है। यह राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए। यानी कि जो राजा हैं, जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर में हैं, उन वो जैसा ब्रिटिशर्स जो सरकार है, वो जैसा राजा और महाराजा को नचाती है, वो वैसे ही नाचते रहते हैं। तो ये जो राज है वो एक तरह से राक्षसी राज है और इसको खत्म होना बहुत ही जरूरी है, इसका संहार होना जरूरी है। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से कर लें। गांधी ने इससे साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है। हो सकता है ये उनकी जीवन की आखिरी यात्रा हो, लेकिन उन्होंने इस यात्रा को बोला कि ये मेरी आखिरी ही यात्रा क्यों ना हो, मैं स्वराज लेके रहूंगा और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहे, लोगों का सुख दुख समझे, तभी सच्ची यात्रा होती है। यानी उन्होंने वहां पे जो सब लोगों ने बोला कि मतलब गांधी जी को देख के उनको लगा कि ये शायद पैदल इतना ना चल पाए, तो इनको यात्रा जो है वो कार से शुरू करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, ये मेरी यात्रा जो है ये धर्म की यात्रा है और इस धर्म को की यात्रा का जो फल है, अगर मैं पूरी तरह से निष्ठा के साथ और पूरी ईमानदारी से पूरा करूंगा, तभी मुझे इसका कोई परिणाम प्राप्त होगा। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक ऐसा वर्ग भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे।
उनको ऐसा लगने लगा कि मही नदी के किनारे जो इन्होंने नमक बनाने का काम शुरू किया है, तो कहीं न कहीं ये कानून को तोड़ेंगे, ये कहीं न कहीं कानून के नियमों का पालन नहीं करेंगे। ब्रिटिश हुक्मरानों के कुछ वर्ग को ऐसा लगता था। समुद्री पानी नदी के तट पर काफ़ी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए वहाँ पे सरकारी नौकर, चौकीदार रखे जाते थे। गांधी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया ताकि इसका खतरा ही न रहे। यानी कि वहां पे जो जितने भी नमक जब इकट्ठे होते थे और उसके लिए जो चौकीदार बिठाए गए थे, तो वहां पे बहुत सारे नमक इकट्ठे हो जाते थे। तो गांधी जी ने सोचा था कि वहां पे हम काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो भी उस समय के जो क्रांतिकारी और नेता लोग होते थे ना, वो लोग जो भी काम करते थे उसके पीछे कहीं ना कहीं स्वतंत्रता और स्वाधीनता छिपी रहती थी। तो सबको लगा कि ये अचानक से तो ये कोई काम करेंगे नहीं गांधी जी, अचानक से चुपके से बस ये नमक के लिए तो नमक का कारखाना खोलने तो आए नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई रीजन होगा। इस चीज से बचने के लिए वहां पे जितने भी नमक भंडार थे वो सारे नष्ट कर दिए गए, सबको हटा दिए गए, ताकि चोरी चुपके भी अगर कोई स्वाधीनता से संबंधित कोई आंदोलन किया जा रहा है तो वो न किया जा सके। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकपुरा में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए, ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चलना शुरू किए, यानी कि जो यात्रा शुरू की गई वो रात को 10 बजे भोजन के बाद शुरू हुई। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर उन्होंने उसके लिए भी साफ मना कर दिया और कहा कि यह मेरी धर्म यात्रा है, अपने पैरों पर चलकर ही पूरा करूंगा। तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम किया, आधी रात का इंतजार करते हुए। मही के तट पर उस खूब अंधेरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था, यानी कि रात की यात्रा थी, लेकिन वहां पे जैसे लग रहा था मेला लगा हुआ है। चारों तरफ भजन मंडलियां थी, डांडिया रास में निपुण दरबार थे और उनके गीत बोले जा रहे थे, गीत गाए जा रहे थे। गीत कुछ इस प्रकार थे: देखो गांधी का दांडिया रास, देखो वल्लभ का दांडिया रास। यानी कि जो रास है, रास का जो ये दांडिया रास है, इसको देखो, जो गांधी जी द्वारा और वल्लभ जी द्वारा शुरू की गई है। दांडिया रास सरकार का नाश, यानी कि जो रास है दांडिया का, ये सरकार को खत्म करने के लिए है। देखो विट्ठल का दांडिया रास, देखो भगवान का दांडिया रास। मतलब हर ओर से यही प्रतिध्वनि गूंज रही थी कि बस अब ये सरकार को नष्ट करने के लिए ये दांडिया और ये रास की दांडिया की जा रही है। गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकपुरा पहुंच गए। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया। उनके पास बदलपुर में काफी जमीन थी और नावें भी चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ, तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। यानी कि आधी रात हो गई थी, काफी लेट से ये सत्याग्रह शुरू हुआ था, और जो गांधी जी को पार कराने का मतलब नदी पार कराने की जिम्मेदारी थी वो रघुनाथ काका पे थी। उनके पास बहुत सारी नावें थी, लेकिन वहां पे एक दिए से उस घोर अंधेरे को नष्ट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अंधेरा बहुत घना था और अगर एक दिया रहेगा तो उससे कुछ दिए से काम नहीं चलने वाला। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए दिए के साथ। उन सबके हाथों में दिए थे। यही नजारा नदी के दूसरी ओर भी था, जिधर इन लोग को जाना था। पूरा गांव और आसपास से आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। यानी अंदर ही अंदर जो सत्याग्रह में थे या जो सत्याग्रह में नहीं थे, सब लोगों ने इस सत्याग्रह का पूरा सम्मान किया और सबने इसमें अपनी अपनी तरह से सहयोग दिया। रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया, पानी चढ़ आया था।
गांधी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। महात्मा गांधी की जय। जब वो वहां पे पहुंचे तो महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय, ये नारों के बीच में नाव रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। यानी इस तट से शुरू हुई और उस तट पे, और दोनों तरफ ये जयकारा लग रहा था। ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो, जहां प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। तो आप पहाड़ पे जब जाइए और अपनी बात आप जब बोलेंगे तो वह आवाज चारों तरफ उसकी प्रतिध्वनि गूंजती रहती है, आवाज इको करती रहती है। तो आवाज इतना इतना गूंज रहा था उसकी प्रतिध्वनि कि ऐसा लग रहा था कि कोई है जो उस पहाड़ी के बीच में बोल रहा है। हालांकि दोनों साइड के लोग बोल रहे थे, लेकिन इतना सुरीला और इतना एक ताल में था कि ऐसा लग रहा था कि वहां पे सब चारों तरफ इन लोगों के जयकारे गूंज रहे हैं। मई सागर के दूसरे तट पर स्थिति कोई भिन्न नहीं थी। उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन। यानी जब नदी में जाओ तो नदी के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो होता है वो काफी कीचड़ से भरा होता है, दलदली जमीन होती है। यह पूरी यात्रा संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात के 1 बजे उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए, क्योंकि वो थोड़े थक गए थे। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले से तैयार कर दी गई थी कि वो पहुंचेंगे तो थोड़ी देर आराम करेंगे, तब तक बाकी के जो सत्याग्रही हैं वो लोग एक एक करके नाव से नदी को पार कर लेंगे। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े थे कि अभी और सत्याग्रहियों को भी उस पार आना है। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। तो जैसा कि इस पाठ में हमको ये एक घटना का वर्णन है इस पाठ में कि किस तरह से सब लोग के अंदर ये भावना थी कि कहीं ना कहीं हमें स्वराज जरूर मिलेगा, और इस स्वराज के लिए हर एक वो इंसान जिसको स्वराज, जिसको स्वाधीनता चाहिए थी, उसने अपना अथक प्रयास किया। और कहीं ना कहीं इन सब आंदोलनों का और इस सब प्रयासों का ही परिणाम था कि हम ब्रिटिश शासन से आजाद हुए। और इस पाठ में बस इतना ही है। धन्यवाद।